दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ सतपाल मलिक जी के बारे में। जम्मू कश्मीर गवर्नर, एक्चुअली वो गवर्नर तो 4 राज्य के रहे हैं, पर जम्मू कश्मीर का गवर्नर रहना एक ख़ास बात होता है क्योंकि वो सेंसिटिव स्टेट है। तो पहले तो उनकी राजनीतिक यात्रा के बारे में देख लेते हैं। उनका जन्म 1946 में ईस्टर्न यूपी में हुआ था। ठीक है, उनकी राजनीतिक यात्रा के बारे में देखते हैं। 1974 में वो लोकदल में थे। 1984 में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद बने। 1987 में त्यागपत्र दे दिया था। बोफोर्स का स्कैम सामने आया था, इसके वजह से कांग्रेस से और राज्यसभा से उन्होंने इस्तीफा दिया था। 1988 में वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल ज्वाइन किया। 1989 में अलीगढ़ से सांसद चुने गए। 2004 में वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं और 2014 में वह बीजेपी के उपाध्यक्ष भी बनते हैं। अमित शाह अध्यक्ष रहते हैं और उनके नीचे ये उपाध्यक्ष के पद पे रहते हैं। और उसके बाद 2017 में बिहार के राज्यपाल नियुक्त होते हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल वो 2018 में नियुक्त होते हैं। तो ये उस समय की बात है जिसकी कि ये कुछ खुलासा कर रहे हैं। मैं पहले बता दूं कि ये पद पे रहते हुए अगर ये खुलासा करते, जो भी बातें वो जो अभी बता रहे हैं पद पे रहते हुए बताते, उस बात की वैल्यू, उस बात का वज़न कुछ और होता। पर पद से हट जाने के बाद बातें करने से उस बात का उतना वज़न, उतना वैल्यू रह नहीं जाता है। मैं फिर भी इस विषय पे आपके सामने मुखातिब हुआ हूँ कि मैटर तो बड़ा है, सही क्या गलत क्या ये तो जांच का विषय है। इस पे जांच होनी चाहिए, पता चले ये झूठा आरोप तो नहीं है। तो इस विषय पे मैं आज आपके सामने आया हूँ। एक्चुअली इन्होंने कुछ दिनों पहले, करीब करीब 1 सप्ताह पहले, द वायर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो उनके एक वरिष्ठ पत्रकार करण थापर के सम्मुख ये इंटरव्यू दे रहे थे। उस इंटरव्यू में इन्होंने कुछ उस समय की बातें, जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके संदर्भ में कुछ बातें कह रहे थे कि अगर सरकार चाहती, अगर गृह मंत्री चाहते तो ये हम इस अटैक, इस हमला को टाल सकते थे। मोटा मोटी उनका यही कहने का मतलब था। और दूसरा आरोप था कि जम्मू कश्मीर में गवर्नर रहते हुए हमारे पास 300 करोड़ रिश्वत देने के एक मामले आए थे और नाम लेकर के बता रहे हैं। एक्चुअली मैं वो नाम लूँगा नहीं, वो नाम लेकर के बता रहे हैं कि 2 फाइलें आई थी मेरे पास। एक फ़ाइल पे साइन करने के लिए 150 करोड़ और दूसरे फाइल पे साइन करने के लिए 150 करोड़। और जिस कंपनी की वो फाइल थी वो रिलायंस कंपनी की फाइल थी। कुछ बीमा, इंश्योरेंस से रिलेटेड बातें थी उस फाइल में, पर इन्होंने यही बताया कि 150 करोड़ मुझे ऑफ़र किए गए थे 2 फाइल पे साइन करने के लिए, पर मैंने उस पर साइन किया नहीं, मैं उस डील को रिजेक्ट कर दिया। तो एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया उन्होंने। और जो बीच का जो व्यक्ति था, एक्चुअली वो सत्ताधारी से जुड़े हुए हैं, मैं नाम उनका लिया नहीं, आप भी टीवी न्यूज़ वगैरह सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो वो सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं। तो मेरा भी यही सोचना है कि जब ये पद पे थे उस समय इनको ये सारी बातें रखनी चाहिए थी। अभी इस बात, ठीक है, अगर कुछ गलत हुआ है तो वो हमेशा के लिए गलत है, लेकिन फिर भी एक बोलने के लिए होता है कि जब आप पद पे थे तो उस समय आपने क्यों नहीं बोला, उस समय आपने मुंह क्यों नहीं खोला।
ठीक है, उस बात को हम अब साइड करते हुए बाकी की बातों पे आते हैं। एक्चुअली मैं दंग था इनका इंटरव्यू सुनकर कि एक व्यक्ति जो विधायक, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, 4 बार का गवर्नर, किसी एक पार्टी का उपाध्यक्ष, अगर ऐसे संवैधानिक पद पे रहते हुए कोई व्यक्ति या पद छोड़ने के बाद भी अगर कोई वो आरोप लगा रहे हैं तो उसकी तो जांच होनी चाहिए, जरूरी है। वो ऐरा गैरा इंसान तो है नहीं, हमारे जैसे आम इंसान तो है नहीं। वो 4 बार के गवर्नर हैं, वो भी सत्ताधारी दल के गवर्नर थे। तो उनके बातों को हवा में लेना और उनके बातों में क्या सत्यता है उसकी जांच करवाना, ये तो खैर सरकार का काम है, सरकार को करना चाहिए। खैर उस विषय पे, लेकिन खास बात यह है कि ये मीडिया में चल नहीं पाया, मेन स्ट्रीम मीडिया में चला ही नहीं, आज भी नहीं चल रहा है। मैं वो देख रहा हूँ, इतना बड़ा आरोप लगने के बाद मीडिया कैसे जाने दी इन सारे चीज़ों को। इसलिए कि शायद सत्ताधारी दल असहज ना हो जाए सवाल पूछने से। खैर ये उनकी सोच रही होंगी। सत्ता से सवाल पूछने में डर किस बात का मीडिया को? मीडिया तो स्वतंत्र होता है, न्यूट्रल होता है। जहाँ पे कुछ गलत दिखे सवाल तो पूछना चाहिए। और एक ऐसे व्यक्ति ने सवाल खड़ा किया है जो हर संवैधानिक पद पर रह चुका है, कोई पद छूटा कहाँ उनसे। हाँ, अब उसके आगे वो राष्ट्रपति बन सकते थे, अगर राज्यपाल तक थे तो उसके आगे राष्ट्रपति बन सकते थे। खैर उम्र भी उनकी ज़्यादा हो गई, कोई बात नहीं। तो इस इंटरव्यू में सतपाल मलिक जी ने गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल जी के ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना यह है कि ये पुलवामा अटैक को हम लोग रोक सकते थे। वो खुद भी शामिल कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि एज ए गवर्नर वो खुद जम्मू कश्मीर में थे, वो खुद अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले रहे हैं। इसे रोका जा सकता था। उनका आरोप क्या था? गृह मंत्री के गलती के कारण पुलवामा अटैक को हम लोगों ने रोक नहीं पाया। ठीक है। दूसरा, जब CRPF ने सरकार से अपनी जवानों के लिए एयरक्राफ्ट मांगी तो सरकार ने मुहैया क्यों नहीं कराया? तो यहाँ पे सवाल उठेगा आपके मन में कि जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तो फिर वो सवाल किससे कर रहे हैं? वो एयरक्राफ्ट मुहैया करवाते। उनका कहना यह है, एक्चुअली ये जो भी प्लानिंग थी वो गृह मंत्री के साथ में थी, CRPF की। हाँ, हम उस पूल में थे ही नहीं, हमसे कोई चर्चा नहीं, हमसे कोई बात नहीं, हमें कुछ बताया नहीं गया। और CRPF जो अर्धसैनिक बल है वह गृह मंत्री के अंतर्गत आता है। हाँ, अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात होती, क्योंकि मैं वहाँ का गवर्नर था, तो उसमें फ़ैसला लेने के लिए मैं अधिकृत था। पर अगर CRPF की बात थी, अर्धसैनिक बलों की बात थी, तो उसका फैसला गृह मंत्री को लेना था। ठीक है। तीसरा पॉइंट था, सुरक्षा भी चाक चौबंद नहीं था। जिस हाईवे से जाना था इस कॉन्वॉय को, 78 गाड़ियां थी, 2500 अर्धसैनिक बल थे, उसमें CRPF के जवान थे। लंबी दूरी तय करनी थी और उस हाईवे में बहुत जगह पे बहुत सारे लिंक रोड आकर के मिल रहे थे। और जम्मू कश्मीर कितना सेंसिटिव है ये आप लोग जानते हैं। आए दिन वहाँ पे अटैक होते हैं, आतंकवादी के हमले होते हैं। कल के दिनों भी हुआ है, हमारे 5-6 जवान शहीद भी हुए हैं।
तो ऐसे दौर में हम अपने इतनी भारी मात्रा में जवानों को रोड के रास्ते 70-78 गाड़ियों के साथ बिना सुरक्षा चाक चौबंद के कैसे एक जगह से दूसरे जगह मूव करवा सकते हैं। ये तो खैर बात है, इसमें चूक हुई है। तो उनका यही कहना था कि अगर सीआरपीएफ ने मुझसे बोला होता तो मैं एयरक्राफ्ट का बंदोबस्त करवा देता, पर मैं उस लूप में नहीं था, मुझसे किसी ने बात नहीं की। अगर मुझसे कहा होता तो मैं एयरक्राफ्ट का बंदोबस्त करवाता और इस घटना को टाला जा सकता था। 40 जवान शहीद हुए दोस्तों, हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए। खैर अभी उस मैटर में नहीं जाएंगे कि अर्धसैनिक बलों को शहीद का तमगा नहीं दिया जाता है, ये दुख होता है, इसमें बदलाव की ज़रूरत है, सुधार की ज़रूरत है। खैर उस विषय पे अभी बात नहीं करेंगे। और उन्होंने फिर कहा कि 300 केजी आरडीएक्स लेकर एक गाड़ी 10 दिनों से घूम रही थी, हमारी इंटेलिजेंस को क्यों ये पता नहीं चल पाया, यानी हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर रहा। यह भी उनका कहना है कि 300 किलोग्राम केजी आरडीएक्स लेकर कोई गाड़ी घूम रही है कश्मीर में, पुलवामा में, और हमारे इंटेलिजेंस को पता नहीं चल पाया, यानी इंटेलिजेंस फेल्योर रहा। सबसे बड़ी और अहम बात कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आज तक इसकी जांच हो रही है, नहीं हो रही है, किस अवस्था में है, ये जांच चल रही है कि नहीं, पता नहीं है किसी को, क्योंकि इसका कोई अपडेट आता नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि पुलवामा अटैक के तुरंत कुछ दिनों के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ। खैर पाकिस्तान को तो हम, पाकिस्तान के आतंकवादियों को जितना हम घुस घुस के मारे उससे गर्व से सीना चौड़ा होता है। लेकिन मेन बात यह है कि हमारे देश के अंदर 300 केजी आरडीएक्स लेकर उसके लिंक रहे होंगे पाकिस्तान से, लेकिन उसकी जांच तो होनी चाहिए। लूप हॉल कहाँ पे थे, किसकी मिली भगत से हुई, कुछ ना कुछ तो निकलना चाहिए था इसमें। लेकिन ये जांच इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल मेरे हिसाब से तो बंद है, क्योंकि इसका कोई अपडेट आता नहीं है, मिलता नहीं है। मैं न्यूज़पेपर, मीडिया, टेलीविज़न से जुड़ा हुआ रहता हूँ। जब से ये घटना हुई है उसके बाद से इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी बनी हुई थी, पर उसका अपडेट बिल्कुल नहीं आ पाता है, और ये दुखद है, ये दुखद है। हमारे जवान के जान की कीमत होनी चाहिए, ये पता चलना चाहिए। ठीक है, वह तो एक आतंकवादी था जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन उस घटना को अंजाम देने में कहीं हमारे लोग, हमारे देश के अंदर के लोग, भीतर के लोग तो शामिल नहीं थे। वो भी तो उतने ही बड़े दोषी हैं। कि जांच से पता चल पाएगा दोस्तों, ये जांच होनी चाहिए। उसके बाद उनका आरोप था कि हमारे पास एक, रहने दीजिए उनका नाम नहीं लेते हैं, वो बीजेपी सदस्य हैं, पहले आरएसएस में थे। वो हमारे पास 2 फाइलें लेकर के आए थे और सिग्नेचर हमारा लेना चाहते थे। एक फाइल पे सिग्नेचर करने का 150 करोड़ और दूसरे फाइल पे सिग्नेचर करने का 150 करोड़, यानी 300 करोड़ वो रिश्वत में मुझे देना चाहते थे। कश्मीर में उन्हें काम करना था, एक बड़े उद्योगपति के लिए वो फाइल आई हुई थी, बीमा इंश्योरेंस के संबंध में वो फाइलें थी। तो मुझे रिश्वत भी वहाँ देने का कोशिश किया गया, पर मैं उस डील को रिजेक्ट कर दिया। उस डील पे मैंने साइन नहीं की,
एक दूसरा आरोप उन्होंने ये लगाया, यानी पुलवामा अटैक और एक भ्रष्टाचार, ये दो चीज़ों पर उन्होंने मुखर होकर उस इंटरव्यू में बात की। बातें वो उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी की। उन्होंने ये भी बताया कि जब ये घटना हुआ था, वो क्या बताएंगे, हम लोग सब जानते हैं कि जब घटना हुई थी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ थे। एक विदेशी चैनल वाइल्ड वर्सेस मैन वर्सेस वाइल्ड एनिमल एक चैनल है, उसके लिए फ़ोटो वीडियो शूट करवा रहे थे जिम कॉर्बेट पार्क में। और ये भी देखिए दोस्तों कि वो जहाँ पे गए थे जिम कॉर्बेट पार्क, वहाँ पे नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी नहीं है, मतलब वहाँ पे कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उसे आप फ़ोन से संपर्क नहीं कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे जगह पे तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें एक चैनल के फ़ोटो शूट और वीडियो शूट करने के लिए ऐसे जगह पे तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और अगर गए भी तो ये सुविधा है कि वहाँ पे नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी करवाई जा सकती थी, पर ये सब हुआ नहीं। वह ये बोल रहे हैं कि ये घटना घटने के बाद 1 या 2 घंटे के बाद हमारे पास प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया। जब वो जिम कॉर्बेट से बाहर निकले, क्योंकि जिम कॉर्बेट में फ़ोन लगता नहीं है, संपर्क नहीं हो पाता है, तो वो जिम कॉर्बेट से बाहर आकर एक ढाबे से उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि क्या हुआ सतपाल जी। तब उसी समय मैंने बोला कि इस घटना को रोका जा सकता था, हम लोगों की गलती के कारण ये घटना घटा है, ये घटना हुआ है, इसमें हम लोग दोषी हैं। तब प्रधानमंत्री बोलते हैं, ये हमारे शब्द नहीं हैं, ये सतपाल मलिक जी के शब्द हैं। सतपाल मलिक जी बोल रहे हैं कि तब प्रधानमंत्री जी ने मुझे बोला कि तुम चुप रहो, दिल्ली आते हैं फिर बात करेंगे। ये बात है उनकी। अब उस बात में सत्यता कितनी है, जांच कौन करे, खैर कोई बात नहीं। तो इन्हीं सारे बातों का खुलासा उन्होंने किया, और ये देश से जुड़ा हुआ मुद्दा था, सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा था, हमारे जवानों से जुड़ा हुआ मुद्दा था। तो इस विषय पे बात होनी चाहिए थी, सही क्या गलत क्या वो सामने आना चाहिए था। साजिशन था, ठीक है, वो तो आतंकवादी जरूर पाकिस्तान के ही थे, 100% थे, पर हमारे लोग थे क्या उसमें कुछ शामिल? घर के भेदी लंका ढाहे वाली तो बात नहीं है कि हमारे ही कुछ लोग भी उसमें जुड़े हो सकते हैं जो कि कश्मीर से संबंधित हों। तो इन सारी चीज़ों को हल्के में लेना नहीं चाहिए था। ठीक है, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को ठंडा कर दिया, एक बार नहीं बार बार ठंडा हम लोग उनको करते रहते हैं, पाकिस्तान को ठंडा हम लोग करते ही रहते हैं। आतंकवादी घटनाओं को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। पहले की सरकारें भी उसी तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया करती थी, आज की सरकारें भी मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं, और ये होना ही चाहिए। पर जो ज्वलंत मुद्दे हैं इनका भी जवाब मिलना चाहिए, ये अनुत्तरित नहीं रहना चाहिए, इसका उत्तर मिलना चाहिए। सवाल अगर खड़े हुए हैं तो उसका जवाब आना चाहिए। दूसरी बात, और मैं एक इंटरेस्टिंग बात करूं दोस्तों, इंटरव्यू देने के बाद में जब ये सारे खुलासे जब वो किए हैं सतपाल मलिक जी, तो 26 अप्रैल आने वाली सीबीआई ने नोटिस जारी किया है कि आइए बात किया जाए उस विषय पे, भ्रष्टाचार वाले विषय पे। एक्चुअली वो भ्रष्टाचार वाले विषय को 2 साल पहले भी उठा चुके थे, जो 300 करोड़ की बात है, उसमें 2 बार सीबीआई पूछताछ कर चुकी थी। और जब ये अभी इंटरव्यू जब दिए हैं 1 सप्ताह पहले, तो फिर से सीबीआई बुलाई है कि आकर के आप अपना बयान दर्ज करवाइए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, मुझे समझाने की क्या ज़रूरत है, आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। कि मतलब कोई कुछ बोल दे, कोई थोड़ा सा आवाज़ उठा ले, सत्ता के खिलाफ कुछ बोल दे, सीबीआई, ईडी, आईटी, यही सब चलेगा।
यही सब चलता है यहाँ। ये दुखद है, ये दुखद है दोस्तों, ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर सवाल खड़े हुए हैं तो उसका जांच होना चाहिए था। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में जो बातें सामने आई हैं आती उन्हें सामने करना चाहिए था। अगर सतपाल मलिक जी झूठ हैं, इनके ऊपर जो भी मुकदमा लगना था वो लगना चाहिए था। लेकिन सच्चाई क्या, ये सच्चाई सामने आ पाएगी, या फिर मलिक जी जो हवा में तीर मारे जा रहे हैं? खैर, इसी विषय पे बात करनी थी, और अब ज़्यादा बात क्या करूं, जो बोलना था मैंने आपसे बात कर ली। और फिर कल मिलते हैं किसी दूसरे विषय पे दोस्तों। धन्यवाद।